कहानी की शुरुआत में हम सैंग को देखते हैं। आज न्यू ईयर का दिन था, लेकिन सैंग बहुत सारी पिल्स निकालकर ये सोच रहा था कि चाहे क्रिसमस हो या न्यू ईयर, सभी लोग अपने अपने पार्टनर या परिवार के साथ खुशियां मनाते हैं। लेकिन इस दुनिया में सिर्फ मैं ही ऐसा हूँ जो आज के दिन भी बिल्कुल अकेला रहता हूँ। मुझे समझ नहीं आता कि आखिर मेरी जिंदगी का मकसद क्या है। तभी सैंग के फोन पर किसी का मैसेज आता है। वो चेक करता है तो डिलीवरी के लिए एक ऑर्डर आया हुआ था, लेकिन सैंग उस ऑर्डर को रिजेक्ट कर देता है और एक साथ बहुत सारी दवाइयां खाने लगता है। तभी दोबारा वही आदमी जो एक बुजुर्ग अंकल थे फिर से ऑर्डर प्लेस कर देते हैं। इसके बाद सैंग दवाइयां फेंक देता है और उस बुजुर्ग ग्रैंडपा के लिए खाना लेकर निकल पड़ता है। लेकिन जब वो ग्रैंडपा को बुलाकर खाना देता है तो ग्रैंडपा कहते हैं, मैंने तो कोई ऑर्डर नहीं किया। सैंग अपने फोन में चेक करता है तो सचमुच वहाँ कोई ऑर्डर नहीं होता। सैंग को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन न्यू ईयर के मौके पर वो वही खाना ग्रैंडपा को दे देता है। इसके बाद वो दोबारा अपने घर लौटता है और सारी दवाइयां एक साथ खाकर पानी पी लेता है। ये पहली बार नहीं था। दरअसल सैम बचपन से ही अकेला था, न उसका कोई परिवार था और न ही कोई पार्टनर। इसी वजह से वो कई बार अपनी जान लेने की कोशिश कर चुका था, लेकिन हर बार किसी न किसी वजह से असफल हो जाता था। आज भी जब वो दवाइयां खाकर मरने की हालत में था, तभी उसका लैंडलॉर्ड किराया लेने वहां आ जाता है। जैसे ही उसकी नजर सुसाइड नोट पर पड़ती है, वो तुरंत इमरजेंसी नंबर पर कॉल कर देता है। कुछ ही देर में एम्बुलेंस पहुंच जाती है और सैंग को उठाकर हॉस्पिटल ले जाया जाता है। रास्ते में एक फीमेल नर्स उसे होश में ले आती है। उसका नाम यू था। उसी समय यू का भाई वायु चैन उसे जल्दी घर आने के लिए मैसेज कर रहा था। बेहोशी की हालत में सैंग धीरे से कहता है, मैं अकेला नहीं रहना चाहता। ये सुनकर यू उसे हौसला देने के लिए उसका हाथ पकड़ लेती है। जैसे ही सैंग उसका हाथ पकड़ता है, उसे हेल्यूसिनेशन होने लगता है। उसे ऐसा महसूस होता है मानो यू कोई एंजल हो। जब सैंग को होश आता है तो वो जनरल वार्ड में होता है। तभी उसकी नजर अपने बगल में खड़े एक आदमी पर पड़ती है जो आराम से सिगरेट पी रहा था। सैंग उससे कहता है, आप यहाँ सिगरेट नहीं पी सकते। वो आदमी मुस्कुराकर पूछता है, क्या तुम मुझे देख सकते हो? सैंग जवाब देता है, हाँ। उसी समय यू वहाँ आती है और कहती है, सर आप सिगरेट नहीं पी सकते। तब हमें पता चलता है कि असल में सैंग खुद सिगरेट पी रहा था, जबकि उसे ऐसा लग रहा था कि सामने खड़ा आदमी सिगरेट पी रहा है। उस आदमी का नाम चंग था। इसके बाद डॉक्टर सैंग को बुलाकर कहते हैं, तुम्हारी रिपोर्ट में लिखा है कि तुम कुछ देर के लिए मर चुके थे, लेकिन फिर दोबारा जिंदा हो गए और अब तुम बिल्कुल ठीक हो। तभी सैंग को किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है। वो डॉक्टर के कबर्ड का दरवाजा खोलता है तो वहाँ एक मोटी सी औरत बैठी रो रही होती है। उसका नाम जैंग था। सैंग डॉक्टर से पूछता है, ये यहाँ क्या कर रही है? लेकिन डॉक्टर को वहाँ कोई दिखाई नहीं देता। उन्हें लगता है कि सैंग की मानसिक हालत ठीक नहीं है, इसलिए वे नर्सेस को बुलाकर सैंग को दोबारा एडमिट करने के लिए कह देते हैं। उस रात सैंग हॉस्पिटल में घूम रहा होता है। तभी उसे एक बुजुर्ग ग्रैंडमा दिखाई देती है जो सभी नर्सेस से बातें कर रही थी, लेकिन कोई भी नर्स उनकी बातों का जवाब नहीं दे रहा था। फिर जब वो सैंग से बात करती है तब हमें समझ आता है कि वह भी एक आत्मा है। उनका नाम मून था। इसके बाद सैंग उन तीनों आत्माओं को एक साथ देखकर बुरी तरह डर जाता है। वो हॉस्पिटल की छत पर जाकर सोचता है, चलो इस बार हमेशा के लिए सब खत्म कर देता हूँ। लेकिन तभी उसकी नजर रेलिंग पर खेल रहे एक छोटे बच्चे पर पड़ती है। सैंग उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन बच्चे को बचाने के चक्कर में वो खुद भी उसके साथ नीचे गिर जाता है। हालांकि वो जमीन पर नहीं गिरता, बीच रास्ते में ही चारों गोस्ट्स मिलकर उसे पकड़ लेते हैं। ये देखकर सैंग डर के मारे बेहोश हो जाता है। अगले सीन में जब सैंग को होश आता है तो वो अपने सामने डॉक्टर को खड़ा पाता है। डॉक्टर उससे कहते हैं, सोने के लिए हॉस्पिटल में बेड है, फिर तुम बाहर क्यों सो रहे थे? सैंग घबराकर पूछता है, वो लोग चले गए क्या? अब कोई दिखाई नहीं दे रहा। डॉक्टर को लगता है कि सैंग अब पूरी तरह सामान्य हो गया है, इसलिए वे उसे डिस्चार्ज कर देते हैं। अब अगले सीन में सैंग अपने घर पर आराम कर रहा होता है, लेकिन आधी रात को अचानक चारों आत्माएं मिलकर उसे जगा देती है। फिर हम देखते हैं कि जब मून की आत्मा योगा करती है तो उसके साथ साथ सैंग का शरीर भी योगा करने लगता है। जब चंग सिगरेट पीता है तो सैम भी सिगरेट पीने लगता है। जब वो छोटा बच्चा केक चुराकर खाता है तो सैम भी केक चुराने लगता है। और जब जैंग कपड़े चेक करती है तो सैम भी कपड़े चेक करने लगता है। मतलब साफ था कि ये चारों गोस्ट्स सैंग को पोजेस करके अपनी अपनी इच्छाओं के अनुसार उससे काम करवाते थे। इन सब से परेशान होकर सैंग एक शमन के पास जाता है। वो उसे बताती है कि जब कोई इंसान मरकर दोबारा जिंदा हो जाता है तो कई बार उसे आत्माएं दिखाई देने लगती है। सैंग पूछता है, इनसे पीछा कैसे छुड़ाऊं? शमन कहती है, अगर तुम इनकी आखिरी इच्छा पूरी कर दोगे तो हो सकता है कि इनकी आत्माएं मुक्त हो जाएं, लेकिन अगर ये तुम्हारी नियति में लिखा है तो तुम इनसे कभी नहीं बच पाओगे। हाँ, इसका एक फायदा भी है, तुम इनके साथ कई सौ साल तक जिंदा रह सकते हो। ये सुनकर सैंग कहता है, लेकिन मुझे तो पहले ही मरना है और इन लोगों ने मेरा जीना हराम कर दिया है। कोई भी मुझे पोजेस करके मेरी पूरी पर्सनैलिटी बदल
देता है। अगले सीन में हम उस लड़की यू को देखते हैं जिसने एम्बुलेंस में सैंग की जान बचाई थी। वो अपने भाई वायु चेन के घर जाती है, लेकिन वहाँ पहुंचकर देखती है कि घर बंद पड़ा है और दरवाजे के बाहर ढेर सारे पार्सल्स और लेटर्स रखे हुए हैं। जब यू वहाँ से लौटने लगती है तभी दो आदमी उसके सामने आ जाते हैं। वे उससे पूछते हैं, क्या तुम वायु चेन की बहन हो? यू पूछती है, तुम लोग कौन हो? वे जवाब देते हैं, वायु चेन ने हमसे बहुत बड़ा लोन लिया था, जितनी जल्दी हो सके हमारे पैसे वापस कर दो, नहीं तो तुम्हारे साथ क्या होगा तुम सोच भी नहीं सकती। इधर चारों गोस्ट्स एक हॉरर मूवी देखकर खुद ही डर रहे होते हैं। तभी सैंग वहाँ आकर उनसे कहता है, तुम लोग कहीं और क्यों नहीं चले जाते? मेरे पास तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन वे कहीं नहीं जाते। आखिरकार सैंग कहता है, ठीक है, मुझे अपनी आखिरी इच्छा बता दो, मैं उसे फुलफिल करने में तुम्हारी मदद करूंगा। उसके बाद तुम सबकी आत्माएं आजाद हो जाओगी। ये सुनते ही तीनों टीवी देखना छोड़कर एक साथ सैंग की तरफ देखने लगते हैं। अब अगले सीन में सैंग ली के साथ एक डेटिंग इवेंट में जाता है। वहाँ ली एक महिला हाउ को देखकर बहुत खुश हो जाता है, लेकिन हाउ ली को देख नहीं पाती और उसके आर पार निकलकर सीधे सैंग से बात करने लगती है। हाउ को लगता है कि सैंग भी एक डेटिंग कैंडिडेट है, इसलिए वो उसके ऊपर डेटिंग स्टिकर लगाकर उसे एक टेबल पर बैठा देती है। तभी वहाँ नर्स यू आती है, जिसे देखकर सैंग को फिर से वही एंजल जैसा एहसास होने लगता है। इसके बाद यू आकर सैंग की टेबल पर बैठ जाती है और पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तभी इवेंट होस्ट घोषणा करता है, नियति आप दोनों को यहाँ लेकर आई है। आपके पास एक दूसरे को जानने और चुनने के लिए सिर्फ 7 मिनट्स है। लेकिन सैंग को समझ ही नहीं आता कि वो क्या बोले। तभी चंग उसे पोजेस कर लेता है और यू के साथ फ्लर्ट करने लगता है। लेकिन चंग की बातें सुनकर यू को गुस्सा आने लगता है, इसलिए चंग तुरंत सैंग के शरीर से बाहर निकल जाता है। इसके बाद जैंग सैंग को पोजेस करती है। वो पहले यू से माफी मांगती है, लेकिन फिर अजीब अजीब सवाल पूछने लगती है। अगर तुम्हारी मॉम और तुम्हारा बॉयफ्रेंड दोनों मुसीबत में हो और तुम सिर्फ एक को बचा सकती हो, तो तुम किसे बचाओगी? यू शांत होकर जवाब देती है, मेरे पास न कोई बॉयफ्रेंड है और नहीं मेरी मॉम जिंदा है। ये सुनते ही जैंग जोर जोर से रोने लगती है। यू को पूरी स्थिति बेहद अजीब लगने लगती है। उसी समय वो छोटा बच्चा टेबल पर रखा केक देखकर उसे खाने के लिए दौड़ पड़ता है। सैंग उसे रोकने के लिए उसके पीछे भागता है, लेकिन इस अफरातफरी के बीच यू आराम से वही केक खाती है और वहाँ से चली जाती है। यू के जाने के बाद वहाँ की ऑर्गेनाइजर हाउ को पता चल जाता है कि सैंग बिना रजिस्ट्रेशन के डेटिंग टेबल पर बैठ गया था, इसलिए वो उसे डांटते हुए कहती है, तुम्हें पहले फीस भरकर डेटिंग टेबल पर बैठना चाहिए था। हाउ गुस्से में कहती है, तुमने स्कैम किया है, इसलिए अब मैं पुलिस को बुला रही हूँ। लेकिन तभी ग्रैंडमा ली की आत्मा सैंग को पोजेस कर लेती है और हाउ से कहती है, 20 साल पहले तुमने मेरे साथ जो स्कैम किया था, क्या तुम्हें याद है? तुम लाल लिंगरी पहन कर आई थी और तुमने मेरे हस्बैंड को अपने जाल में फंसा लिया था। मैं यहाँ अपना अचार का डिब्बा लेने आई हूँ। ये सुनते ही हाउ समझ जाती है कि ये उसकी बड़ी बहन की आत्मा है। इसके बाद वो सैंग को अपने घर लेकर जाती है और उसे अचार का वही डिब्बा दे देती है। इसके बाद ग्रैंडमा ली सैंग को पोजेस करके उसके हाथों से एक पुराना लॉटरी टिकट निकलवाती है। फिर दोनों उस लॉटरी टिकट को लेकर लॉटरी स्टोर पहुँचते हैं, लेकिन वहाँ का शॉपकीपर कहता है, ये लॉटरी टिकट तो 20 साल पुराना है, ये मेरे डैड के समय का है। ये सुनकर ग्रैंडमा ली कहती है, इसे कहो कि अपने डैड को बुलाए, मुझे इसी से अपने पैसे लेने हैं। थोड़ी देर बाद शॉपकीपर के डैड वहां आ जाते हैं। उन्हें देखते ही ग्रैंडमा ली सैंग को फिर से पोजेस कर लेती है और उनसे कहती है, मेरे पैसे वापस करो। तब शॉपकीपर कहता है, मेरे डैड बहुत बीमार है, उनकी याददाश्त चली गई है। इतने में उसके डैड सैंग का हाथ पकड़ लेते हैं और भावुक होकर कहते हैं, ओ माय जान, तुम मेरे सपनों में क्यों नहीं आती? मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारा ठीक से ख्याल नहीं रख पाया। ये देखकर शॉपकीपर केयरटेकर को बुलाता है और अपने डैड को अंदर ले जाने के लिए कहता है। उनके जाने के बाद ग्रैंडमा ली बहुत उदास हो जाती है। शायद अपनी जवानी के दिनों में उन दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए प्यार था, लेकिन वो कभी अपने अंजाम तक नहीं पहुंच पाया। वहां से निकलने के बाद ग्रैंडमा ली कहती है, मुझे वो पैसे इसलिए चाहिए क्योंकि मैंने अपने पोते से वादा किया था कि मैं उसकी शादी एक खूबसूरत लड़की से करवाऊंगी और गिफ्ट में उसे एक घर खरीद कर दूंगी। अब अगले सीन में हम यू को देखते हैं। उसे एक इमरजेंसी कॉल आती है। जब वो पेशेंट के पास पहुंचती है तो देखकर हैरान रह जाती है कि वो उसका भाई वायु चेन था, जो बुरी तरह घायल हो चुका था। यू उसका इलाज करने लगती है। तभी उसे उसकी जेब में एक ज्वेलरी स्टोर की रिसीप्ट मिलती है। वो उसे चेक करती है तो पता चलता है कि वायु चेन ने उनकी मॉम के बैंगल्स बेच दिए थे। ये देखकर यू बहुत गुस्सा हो जाती है। घर लौटते समय वो कहती है वो मॉम की आखिरी निशानी थे, उन्हें बेच
बेचने से पहले तुम्हें कम से कम एक बार मुझसे पूछ लेना चाहिए था। वायु चेन जवाब देता है, मैं उन्हें दोबारा खरीद लूंगा। यू गुस्से में कहती है, वायु चेन, मैं तुम्हें समझाते समझाते थक चुकी हूँ। इस पर वायु चेन मुस्कुराकर कहता है, तुम सिर्फ मेरी सिस्टर नहीं हो, तुम मेरी मॉम भी हो। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। सैंग अभी सो ही रहा था कि चंग उसे हिलाकर जगा देता है। तभी उस छोटे बच्चे की आत्मा कहती है, आज मेरी बारी है, मुझे अम्यूजमेंट पार्क लेकर चलो। इसके बाद सैंग उसे अम्यूजमेंट पार्क ले जाता है, लेकिन उसका बजट बहुत टाइट था, इसलिए वो बच्चे को सिर्फ सस्ते झूलों पर ही घुमाता है। इसके बाद वो उसे क्लॉ मशीन के पास ले जाता है। तभी वहाँ एक छोटा बच्चा अचानक बेहोश होकर गिर जाता है। सैंग तुरंत उसकी मदद करने की कोशिश करता है और एम्बुलेंस बुला लेता है। जब एम्बुलेंस वहाँ पहुँचती है तो उसके साथ यू भी आती है। यू उस बच्चे का इलाज करने लगती है, जबकि सैंग पास ही रखी क्लॉ मशीन से टॉय निकालने में लग जाता है और बच्चे की आत्मा के साथ खुशी खुशी खेलने लगता है। कुछ देर बाद यू सैंग के पास आती है। उसके हाथ में सैंग की जैकेट होती है, जिसे वो उस बेहोश बच्चे की मदद करते समय वही छोड़ आया था। तभी सैंग एक टॉय निकालकर यू को दे देता है। ये देखकर बच्चे की आत्मा नाराज होकर कहती है, अरे वो टॉय तो मुझे चाहिए था, तुम उसे क्यों दे रहे हो? सैंग धीरे से बड़बड़ाता है, चुप रहो भूत के बच्चे, तुम टॉय का करोगे भी क्या? इसके बाद सैंग हिम्मत जुटाकर यू से उसका फोन नंबर मांगने लगता है। इसके बाद सैंग जब अपने घर लौट रहा होता है तो चारों गोस्ट्स उसके स्कूटर पर उसके साथ सवार होते हैं, लेकिन बच्चे की आत्मा अब भी नाराज थी क्योंकि सैंग ने उसका पसंदीदा टॉय यू को दे दिया था। बाकी तीनों गोस्ट्स उसे समझाने की बजाय चिढ़ाने लगते हैं, जिससे वो और ज्यादा नाराज हो जाता है। तभी ट्रैफिक सिग्नल पर सैंग की नजर एक खुशहाल परिवार पर पड़ती है। उन्हें देखकर वो मन ही मन सोचता है, हे भगवान, मुझे मेरा परिवार कब मिलेगा? परिवार देने की बजाय तुमने मेरी जिंदगी में ये 4 भूत भेज दिए। अब हम यू को देखते हैं। वो अपने भाई वायु चेन को फोन पर किसी से बात करते हुए सुन रही थी। वायु चेन कह रहा था, इस बार मैंने बहुत ज्यादा पैसे लगाए हैं, इस बार हम जरूर अच्छा पैसा कमाएंगे, डोंट वरी। इसके बाद वायु चेन अपनी बहन को एक जोड़ी हील्स गिफ्ट करता है और बदले में उससे $10 मांगता है। इस पर यू कहती है, अगर तुम्हारे पास पैसे हैं तो पहले उन लोगों का लोन चुका दो, वे लोग बहुत खतरनाक है। इसके बाद यू सैंग के दिए हुए टॉय को निकालकर उससे खेलने लगती है। इधर सैंग चारों गोस्ट्स के साथ बैठकर हॉरर मूवी देख रहा था। मजेदार बात ये थी कि जैंग, जो खुद एक भूत थी, टीवी पर भूत देखकर ही डर रही थी। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। आज सैंग चंग की आखिरी इच्छा पूरी करने वाला था। उसकी इच्छा थी कि वो अपनी पुरानी कार में बैठकर आखिरी बार सिगरेट पिए, लेकिन उसकी कार कबाड़ में जा चुकी थी और उसे स्क्रैप करके कुचलने की तैयारी चल रही थी। रात होने पर किसी तरह वे लोग उस कार तक पहुंच जाते हैं, लेकिन चंग कार के अंदर बैठने की बजाय बाहर ही खड़ा रह जाता है। वो अचानक भावुक हो जाता है। सैंग उससे पूछता है, क्या हुआ? लेकिन चंग कुछ नहीं कहता। तब सैंग एक सिगरेट जलाकर डैशबोर्ड पर रख देता है। उसकी खुशबू महसूस करते ही चंग धीरे धीरे कार के अंदर आ जाता है। फिर सैंग और चंग दोनों साथ बैठकर सिगरेट पीने लगते हैं, लेकिन तभी गैराज ओनर उन्हें देख लेता है। इससे पहले कि वो उन्हें पकड़ पाता, चंग तुरंत सैंग को पोजेस करके कार लेकर वहां से भाग निकलता है। इसके बाद तेज रफ्तार पीछा शुरू हो जाता है। सैंग डर के मारे कांप रहा था, जबकि चंग इस पूरे चेस का भरपूर मजा ले रहा था। कुछ दूर जाकर रास्ता बंद हो जाता है और गैराज ओनर हाथ में डंडा लेकर उनके सामने आ जाता है। वो गुस्से में सैंग को कार से बाहर निकालकर मारने ही वाला होता है कि तभी उसके फोन पर एक कॉल आती है। दूसरी तरफ से कोई कहता है, कार का इंजन खराब है और उसमें बैटरी भी नहीं है। सोचो फिर ये कार यहाँ तक आई कैसे? ये सुनकर गैराज ओनर तुरंत कार का बोनट खोलकर देखता है। सचमुच उसमें बैटरी नहीं होती। ये देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। तभी बाकी तीनों गोस्ट्स भी उसे डराने लगते हैं। डर के मारे वो अपनी ही कार की डिक्की में जाकर छिप जाता है। इसके बाद चंग कार लेकर वहां से निकल जाता है। दोनों एक लंबी रोड ट्रिप पर निकल पड़ते हैं। रास्ते में चंग बताता है, मेरी मौत एक कार एक्सीडेंट में हुई थी। ये सुनकर सैंग और भी ज्यादा डर जाता है, लेकिन तभी ओवर स्पीडिंग की वजह से पुलिस उन्हें रोक लेती है। पुलिस ऑफिसर सैंग से उसका ड्राइविंग लाइसेंस मांगता है। तभी चंग सैंग को पोजेस करके अपना ड्राइविंग लाइसेंस नंबर बता देता है। जब पुलिस उस लाइसेंस नंबर को चेक करती है तो उसमें सैंग की जगह किसी और की फोटो दिखाई देती है। उन्हें लगता है कि सैंग कोई फ्रॉड है, इसलिए वे उसे पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। पुलिस स्टेशन पहुंचने के बाद ऑफिसर कहते हैं, अपने परिवार में से किसी को बुलाओ ताकि वो कार यहाँ से ले जाए। लेकिन सैंग उदास होकर कहता है, मेरा न कोई दोस्त है और न ही कोई परिवार। इसके बाद सैंग पुलिस स्टेशन में अकेला बैठकर सोचने लगता है, अब मुझे यहाँ से कौन छुड़ाएगा? न मेरा कोई परिवार है और न ही कोई दोस्त। अगर आज मैं मर भी जाऊं तो मेरे लिए आंसू बहाने वाला भी कोई नहीं होगा। तभी वहां यू पहुंच जाती है। दरअसल
जिस दिन सैंग ने बच्चे की जान बचाई थी उसी दिन उसने यू का फोन नंबर ले लिया था और अब उसी को कॉल किया था। यू ने उसकी सारी बातें सुन ली थी। वहां पहुंचते ही यू सैंग को गले लगा लेती है। ये देखकर पुलिस वालों को लगता है कि वो सैंग की गर्लफ्रेंड है, इसलिए वे यू के बयान पर सैंग को छोड़ देते हैं। इसके बाद यू कार चलाकर उसे वहां से ले जाती है। रास्ते में सैंग कहता है, माफ करना, मेरे फोन में तुम्हारे अलावा किसी और का नंबर नहीं था, इसलिए मैंने तुम्हें ही कॉल कर दिया। यू मुस्कुराकर कहती है, कोई बात नहीं, लेकिन कार मैनुअल ट्रांसमिशन होने की वजह से यू उसे ठीक से नहीं चला पा रही थी। तभी चंग सैंग को पोजेस कर लेता है और गुस्से में यू को गियर बदलने और कार सही तरह चलाने का तरीका बताने लगता है। कुछ देर बाद सैंग कार की चाबी यू को वापस देकर वहां से जाने लगता है। तभी बाकी गोस्ट्स उससे कहते हैं, अरे बेवकूफ, उसके पीछे जाओ। उनकी बात मानकर सैंग यू के पास जाता है और हिम्मत करके पूछता है, क्या तुम मेरे साथ कुछ खाने चलोगी? यू मुस्कुराकर जवाब देती है, आज बहुत देर हो गई है, फिर कभी चलते हैं। इसके बाद सैंग पूछता है, पुलिस स्टेशन में तुमने अपना कान मेरे सीने पर क्यों रखा था? यू मुस्कुराते हुए कहती है, मैं और मेरा भाई हमेशा ऐसा करते हैं। हमें लगता है कि जब हम किसी के दिल की धड़कन सुनते हैं तो ऐसा महसूस होता है जैसे हम अपनी मॉम की धड़कन सुन रहे हों, जिसने हमें इस दुनिया में जन्म दिया। इतना कहकर यू सैंग को अपने दिल की धड़कन सुनाती है। ये सुनते ही सैंग पूरी तरह खामोश हो जाता है। घर लौटते समय उसके चेहरे पर पहली बार सच्ची खुशी दिखाई देती है। तभी चारों गोस्ट्स उसके सीने से अपना कान लगाकर उसकी धड़कन सुनने का नाटक करते हैं और उसे चिढ़ाने लगते हैं। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। आज सैंग जैंग से पूछता है, बताओ तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है? जैंग मुस्कुराकर कहती है, मैं अपना बेकरी खोलना चाहती थी और वहाँ बने स्वादिष्ट केक सबको खिलाना चाहती थी। इसके बाद सैंग जैंग के साथ मिलकर केक बनाता है। तभी जैंग उससे पूछती है, तुम्हारा बर्थडे कब होता है? सैंग उदास होकर जवाब देता है, मुझे नहीं पता। जैंग हैरानी से पूछती है, क्या तुमने कभी अपना बर्थडे नहीं मनाया? सैंग धीरे से कहता है, नहीं। ये सुनते ही जैंग उसके ऊपर केक की क्रीम लगा देती है और हंसते हुए कहती है, तो फिर आज ही तुम्हारा बर्थडे है। सैंग भी हंसते हुए उसके चेहरे पर क्रीम लगा देता है। कुछ ही देर में चारों गोस्ट्स मिलकर उसके लिए केक लाते हैं और पहली बार उसका बर्थडे मनाते हैं। लेकिन इस खुशी के बीच भी सैंग के मन में सिर्फ एक ही सवाल चल रहा था, क्या मैं सच में इस खुशी के लायक हूँ? तभी सैंग उनसे पूछता है, तुम सबकी आखिरी इच्छाएं तो लगभग पूरी हो गई है, फिर तुम लोग जाओगे कब? इस पर जैंग हंसते हुए कहती है, अभी नहीं, अभी तो मैं तुम्हारे लिए बिरयानी, कढ़ी पनीर और डेजर्ट में बाकलवा बनाने वाली हूँ। और हाँ, तुम्हारी अप्सरा यानी यू को भी इनवाइट करेंगे। इसके बाद सैंग यू को खाने पर बुलाने हॉस्पिटल जाता है, लेकिन वहाँ पहुंचकर देखता है कि यू का बॉस उसे बुरी तरह डांट रहा था। दरअसल जिन लोगों से वायु चेन ने पैसे उधार लिए थे, उन्होंने हॉस्पिटल की दीवार पर बड़े बड़े अक्षरों में लिख दिया था, हमारे पैसे वापस करो। यू अकेले ही वो सब साफ करने लगती है। ये देखकर सैंग भी उसकी मदद करने पहुंच जाता है, लेकिन यू उससे कहती है, तुम यहाँ से चले जाओ। फिर भी सैंग वहाँ से नहीं जाता। तभी वायु चेन भी वहां पहुंच जाता है और दीवार साफ करने लगता है। यू गुस्से में उसे डांटती है तो वायु चेन कहता है, मेरी माइनिंग मशीन बहुत जल्द हमें ढेर सारे पैसे कमा कर देगी, उसके बाद मैं सब ठीक कर दूंगा। लेकिन यू गुस्से में उसे वहां से भगा देती है और कहती है, तुम बिल्कुल डैड की तरह हो, मेहनत करने की बजाय हमेशा शॉर्टकट ढूंढते रहते हो। तब सैंग यू को समझाने की कोशिश करता है और कहता है, रुक जाओ, वो तुम्हारा भाई है। यू गुस्से में सैंग से कहती है, भाई ये किसी काम का नहीं है, इसकी वजह से मेरी जिंदगी पूरी तरह बर्बाद हो गई। न मैं अपनी पढ़ाई पूरी कर पाई, न मेरा अपना कोई घर है, और जो आखिरी उम्मीद बची थी, ये हॉस्पिटल, अब वहाँ से भी मुझे निकाल दिया गया है। फिर वो सैंग की तरफ देखकर कहती है, तुम्हारा कोई परिवार नहीं है, इसलिए तुम मेरी तकलीफ कभी नहीं समझ पाओगे। लेकिन यकीन मानो, ऐसे परिवार के होने से तो उनका न होना ही बेहतर है। इतना कहकर यू वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ वायु चेन देर रात तक हॉस्पिटल के बाहर अपनी बहन का इंतजार करता रहता है। इधर सैंग घर पहुंचकर खुद को एक कमरे में बंद कर लेता है। बाहर खड़े चारों गोस्ट्स चुपचाप दरवाजे से कान लगाकर उसकी आहट सुनते रहते हैं। उधर वायु चेन यू को मैसेज भेजता है, कल से मैं कोई अच्छी सी जॉब ढूंढूंगा, देखना कल के बाद तुम्हें मेरी वजह से कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन मैसेज भेजने के कुछ ही पल बाद वहाँ वही गुंडे पहुंच जाते हैं जिनसे वायु चेन ने पैसे उधार लिए थे। वे बेरमी से उस पर स्टैब कर देते हैं। इधर सैंग को चुप और उदास देखकर चारों गोस्ट्स भी मायूस हो जाते हैं। तभी अचानक सैंग को वायु चेन की आत्मा दिखाई देती है। अब अगले सीन में यू अपने भाई का फ्यूनरल कर रही होती है। सभी गेस्ट्स के चले जाने के बाद सैंग यू के पास आता है और कहता है, तुम्हारे भाई ने मुझे तुम्हारे लिए एक मैसेज दिया है। वो कह रहा था, यहाँ आने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। ये सुनकर यू टूटे हुए दिल से कहती है, प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। अगले सीन में सैंग हमेशा रोने वाली जैंग के पास जाता है और उससे कहता है, चलो
मेरे साथ डिनर के लिए सामान खरीदने चलते हैं। इसके बाद दोनों बाजार जाकर मछली खरीदते हैं और फिर घर लौटकर मिलकर खाना बनाते हैं। जब खाना टेबल पर सज जाता है तो चारों गोस्ट्स उसे देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। तभी सैंग के घर की डोरबेल बजती है। वो दरवाजा खोलता है तो सामने यू खड़ी होती है। वो पूछती है, तुमने कहा था कि मेरे भाई ने तुम्हें मेरे लिए कोई मैसेज दिया था, आखिर उसने क्या कहा था? सैंग मुस्कुराकर कहता है, पहले अंदर आओ, हम लोग खाना खा रहे हैं। इसके बाद वह यू के लिए भी खाना परोस देता है। इतना स्वादिष्ट खाना देखकर यू को लगता है कि ये सैंग ने बनाया है, इसलिए वो उसकी तारीफ करती है। फिर वो दोबारा पूछती है, अब बताओ मेरे भाई ने क्या मैसेज दिया था और तुम उससे मिले कैसे? कुछ पल चुप रहने के बाद सैंग कहता है, असल में मैं मरे हुए लोगों को देख सकता हूँ। तुम्हारा भाई तुमसे माफी मांगना चाहता है। वो कह रहा है कि तुम उसे उसकी सारी गलतियों के लिए माफ कर दो और तुम्हें अकेला छोड़कर चले जाने के लिए भी। वो ये भी कह रहा था कि मैं कभी डैड जैसा नहीं था, मैं सिर्फ तुम्हारी और अपनी जिंदगी बेहतर बनाना चाहता था। प्लीज मुझे माफ कर देना, तुम मेरी जिंदगी की सबसे अच्छी चीज थी। ये सब सुनते ही यू की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। फिर वो धीरे से पूछती है, क्या मेरा भाई अभी भी यही है? असल में वायु चेन वहाँ नहीं होता, लेकिन बाकी गोस्ट्स सैंग से इशारों में कहते हैं, हाँ कह दो, इससे उसका दिल हल्का हो जाएगा। आखिरकार सैंग यू को थोड़ा सुकून देने के लिए झूठ बोल देता है। वो पोजेस होने का नाटक करते हुए वायु चेन की आवाज में कहता है, अपना ख्याल रखना, समय पर खाना खाना, अच्छे से रहना और जब भी मेरा बहुत याद आए तो मूवी रिव्यू की वीडियोस देख लिया करना, मेरी चिंता मत करना। और यू, जब भी तुम्हें लगे कि तुम मुझसे मिलना चाहती हो तो मून को देख लिया करना, मैं वहीं से तुम्हें देखता रहूंगा। लेकिन ये सुनते ही यू समझ जाती है कि सैंग झूठ बोल रहा है। वो रोते हुए कहती है, मुझे बेवकूफ बनाना बंद करो, मेरा भाई मुझे कभी मेरे असली नाम से नहीं बुलाता था। इतना कहते ही वो फूट फूट कर रोने लगती है। वो गुस्से में सैंग से कहती है, तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो, तुम्हें पता भी है अपने किसी अपने को खोने का दर्द क्या होता है? अगर तुम्हारा भी कोई अपना होता तो तुम ऐसी घटिया हरकत कभी नहीं करते। इतना कहकर यू गुस्से में वहाँ से चली जाती है। यू के जाने के बाद सैंग पूरी तरह टूट जाता है। वो चारों गोस्ट्स की तरफ देखकर कहता है, तुम सबकी आखिरी इच्छाएं पूरी हो गई हैं, फिर तुम लोग जाते क्यों नहीं? तुम्हारी बात मानकर मैंने झूठ बोला और वह मुझसे नाराज होकर चली गई। तुम लोगों को लगता है कि तुम मेरी मदद कर रहे हो, लेकिन सच तो ये है कि जब से तुम मेरी जिंदगी में आए हो मेरी परेशानियां और बढ़ गई हैं। प्लीज जितनी जल्दी हो सके यहाँ से चले जाओ। इतना कहकर सैंग गुस्से में पूरा डिनर उठाकर बाहर फेंक देता है। इसके बाद वो चंग की पुरानी कार में जाकर बैठ जाता है। वो सभी विंडोज बंद कर देता है और कार के अंदर जहरीला धुआं भरकर एक बार फिर अपनी जान देने की कोशिश करता है। अब अगले सीन में यू को एक कॉल आता है। ये कॉल एक ज्वेलरी स्टोर से था। वे कहते हैं, मैम आपकी मॉम के बैंगल्स को ट्रांसफॉर्म करके हमने एक खूबसूरत नेकलेस बना दिया है, आप आकर इसे ले जाइए। ये सुनकर यू हैरान रह जाती है। उसे समझ आता है कि वायु चैन ने उनकी मॉम के बैंगल्स बेचे नहीं थे, उसने उन्हें ज्वेलर को इसलिए दिया था ताकि उनसे यू के लिए एक नेकलेस बनवाया जा सके। उस नेकलेस में एक छोटा सा मून भी बना हुआ था। उसे देखते ही यू को याद आता है कि सैंग भी बार बार मून की बात कर रहा था। अब उसे यकीन होने लगता है कि शायद सैंग सचमुच आत्माओं को देख सकता है। उसी समय सैंग हाथ में केक लेकर वहाँ पहुँचता है। वो एक बार फिर अपनी जान देने की कोशिश में नाकाम हो गया था। यू उससे माफी मांगती है और पूछती है, तो क्या तुम सच में गोस्ट्स को देख सकते हो? सैंग मुस्कुराकर कहता है, हाँ, लेकिन अब वे सब जा चुके हैं। फिर वो कहता है, तुम्हारे जाने के बाद मैंने खुद को खत्म करने की कोशिश की थी। पूरी कार धुएं से भर गई थी, लेकिन तभी मुझे एक हार्ट बीट सुनाई देने लगी। ऐसा लगा जैसे वो तुम्हारे दिल की धड़कन हो। उसी पल मैंने मरने का इरादा छोड़ दिया क्योंकि मुझे एक बार फिर तुम्हें देखना था। ये सुनकर यू मुस्कुरा देती है। दोनों साथ बैठकर केक खाने लगते हैं। जैसे ही सैंग पहला टुकड़ा खाता है उसे अचानक अपनी माँ के हाथों से बने केक का स्वाद याद आ जाता है। उसी पल उसे एहसास होता है कि ये केक बिल्कुल उसी रेसिपी से बना है जो उसकी माँ बनाया करती थी। फिर उसके दिमाग में एक एक करके सारी बातें साफ होने लगती हैं। उसे याद आता है कि जैंग का व्यवहार बिल्कुल उसकी माँ जैसा था। उस छोटे बच्चे की आदतें उसके छोटे भाई से मिलती थी। ग्रैंडमा ली बिल्कुल उसकी अपनी दादी जैसी थी और चंग, उसका व्यवहार बिल्कुल उसके पिता जैसा था। तभी सैंग को पूरी सच्चाई याद आ जाती है। असल में ये चारों कोई अजनबी आत्माएं नहीं थी, ये उसका अपना परिवार था। सालों पहले एक भीषण कार एक्सीडेंट में उसका पूरा परिवार एक साथ मारा गया था और उस हादसे में सिर्फ सैंग ही अकेला जिंदा बचा था। लेकिन इतने सालों में सैंग अपने परिवार के सभी चेहरों को भूल चुका था। सैंग भागते हुए घर पहुंचता है और पूरे घर में उन्हें ढूंढने लगता है। वो रोते हुए कहता है, प्लीज वापस आ जाओ, मुझे छोड़कर मत जाओ। तभी सबसे पहले उसके छोटे भाई की आत्मा
उसके सामने आ जाती है। फिर ग्रैंडमा ली दिखाई देती है और प्यार से पूछती है, बेटा तुम रो क्यों रहे हो? इसके बाद वो उसे समझाते हुए कहती है, बेटा जिंदगी बहुत खूबसूरत है, प्लीज इसे कभी खत्म करने की कोशिश मत करना। तभी उसके डैड उसके सामने आते हैं और मुस्कुराकर कहते हैं, बेटा अब तुम बिल्कुल मेरी तरह बड़े और मजबूत हो गए हो। आंखों में आंसू लिए सैंग पूछता है, आप लोगों ने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि आप ही मेरा परिवार है? इस पर ग्रैंडमा ली मुस्कुराकर कहती है, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि तुम्हें अपने अतीत की दर्दनाक बातें फिर से याद आए। तभी सैंग की मॉम भी उसके सामने आ जाती है। उन्हें देखते ही सैंग दौड़कर उनसे लिपट जाता है। माँ और बेटा दोनों फूट फूट कर रोने लगते हैं। मॉम उसके आंसू पोंछते हुए कहती है, मुझे माफ कर देना बेटा, मैं तुम्हें अकेला छोड़कर चली गई, लेकिन अब हमारे जाने का समय आ गया है। एक बात हमेशा याद रखना, तुम कभी अकेले नहीं थे, हम हमेशा तुम्हारे दिल में रहेंगे और हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। इतना कहते ही हमें पास्ट का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि जब जब सैंग ने अपनी जान लेने की कोशिश की, हर बार उसके परिवार की आत्माओं ने किसी न किसी तरह उसकी जान बचा ली थी। यही वजह थी कि वो हर बार मौत के इतने करीब पहुंचकर भी बच जाता था। इसके बाद परिवार के सभी सदस्य मुस्कुराते हुए धीरे धीरे रोशनी में विलीन हो जाते हैं और हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं। उसी समय यू वहां पहुंचती है। दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वैसे दोस्तों कुछ दिनों पहले मैंने इसी तरह की एक और शानदार मूवी की स्टोरी एक्सप्लेन की थी। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो एंड स्क्रीन पर दिए गए लिंक पर क्लिक करके उसे भी जरूर देखिए।